सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और सहेलियों को प्रवीण जैन और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई क्या बात है, बड़ा विचार करके तुमने बोला विधि। मतलब हमें लगा कि तुम कुछ हो कि क्या किसको बोला जाए और किसको ज्यादा बोला जाए। हम ये तो नहीं कह सकते भाई कि न बोला जाए, लेकिन हम तो बस थोड़ा ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं सब जी, कुछ, है ना। बस मैं सोच रही थी कि अपनी ढेर सारी दुआएं इस नमस्कार में जोड़ दूं और हमारे सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं तक उन दुआओं को, उन प्रार्थनाओं को, उस प्यार को पहुंचा दूं। देखो, दुआएं तो वैसे भी देना भी चाहिए, खास तौर से ये जो हासिल किया है हमारे देश की बिटिया ने, तो दीपिका कुमारी, और उसका जो सपना है ओलंपिक में पदक जीतने का पति पत्नी का, उसके लिए भी ढेर सारी दुआएं चाहिए। तो पूरे देश की दुआएं उनके साथ है, पहले ही दे देते हैं, हालांकि उनके बारे में हम बताएंगे कार्यक्रम में बिल्कुल जरूर, लेकिन उसके साथ साथ और भी जानकारी देंगे, है ना। आज हम लेकर आए हैं करियर के बारे में, कैमरा कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उसे व्यवसाय के तौर पर इस्तेमाल करके धन अर्जित कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और कई सारे प्राणी हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, जो जिनकी प्रजातियां ही खत्म हो रही हैं, तो आज हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमारे श्रोताओं के साथ। और आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, तो जाहिर है कि पहले तो इसकी बधाई दे दें और उसके बाद इसके बारे में बताएंगे, ये भी बता दें। बिल्कुल बताएंगे जी। तो हम अपनी प्रार्थनाओं में दीपिका कुमारी जी को रख लेते हैं और उनके पति को भी रख लेते हैं, ताकि वो जाएं और हमारे भारत का गौरव बढ़ाते हुए और सारा सोना और सारे स्वर्ण पदक लेकर हमारे देश में आ जाएं। जी। तो 13 जून 1994 को ये जो हासिल हुई एक रिकर्व भारतीय महिला तीरंदाज है। बिल्कुल, मतलब इनकी जो जिंदगी है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी उन्होंने हासिल किया, हैट्रिक पूरी की है, वो बहुत बड़ी बात है। भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में इतिहास रच दिया और विश्व कप स्टेज 3 में रिकर्व व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 6-0 से जीत कर स्वर्ण पदक कर हैट्रिक पूरी की। और भाई जाहिर है कि सबकी निगाहें लग गई, हमारे देश की क्यों पूरे विश्व की लग गई। और ये तीन कहना चाहिए कि दो और खिलाड़ी इसमें होते हैं और इनके साथ इन्होंने किया, लेकिन नेतृत्व यही कर रही थी, तो जाहिर है कि इसलिए हम इनका नाम ले रहे हैं। और बाकी भी इनकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं, एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक हासिल किया, हैट्रिक बना ली। और वैसे आपको बताऊं रेणु जी, ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, उन्होंने एक बार और कर चुकी है, मतलब ये दूसरी बार तीरंदाजी में उन्होंने हैट्रिक बनाई है विश्व स्तर पे। और बड़ी प्यारी सी बिटिया हैं, रांची से ताल्लुक रखने वाली हैं, और इतना अच्छा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, जिसके लिए विश्व तीरंदाजी की तरफ से आधिकारिक ट्वीट भी इनके लिए किया गया है कि दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी में पहली रैंक हासिल कर ली है। और उनके साथ में और दो जो महिलाओं का और दो जो बच्चियों का आप जिक्र कर रही थी, वो है अंकिता भगत और कुमालिका बारी। इन दोनों ने भी उनका बहुत अच्छे से साथ दिया है। तो आगे बढ़ें तो इतने सारे पदक लेने वाली ये जो बालिका है, ये जो बच्ची है हमारे देश की, इसने देश का नाम तो रोशन किया ही है। और कहते हैं कि रेणु जी 10 रुपए, केवल 10 रुपए क्या कीमत होती है, एक चॉकलेट खा लेते हैं बच्चे, उस 10 रुपए से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। पिताजी से केवल वो 10 रुपए लिए थे और तीरंदाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहना चाह रहे थे, लेकिन पहले कहा कि उपलब्धियों की बात कर लें। बहुत निचले पायदान से निशानेबाजी के खेल में शुरुआत करने वाली आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो महिला बन गई हैं, खिलाड़ी बन गई हैं। इनका जन्म 13 जून 1994 को झारखंड राज्य की राजधानी रांची के रातू नामक स्थान में हुआ। और इनके पिता ऑटो चलाते हैं, शिव नारायण महतो, और रांची मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग का कार्य कर रही हैं इनकी माँ गीता महतो। और बचपन में ही लेकिन दीपिका ने अपना लक्ष्य बिल्कुल
केंद्रित कर लिया था, कि निर्धारित कर लिया था कि ये करना है, और उस पर पूरी तरह से केंद्रित रहीं। हाँ, तो इनके बारे में एक वो कहानी कहानी नहीं है, सत्य कथा है। और कहते भी हैं लोग कि जब वो दीपिका जो है अपने माँ के साथ में जा रही थी रास्ते में, तो उन्हें एक आम का पेड़ दिखा, जैसा सामान्यतया बच्चे करते हैं कि वो आम तोड़ना है और पत्थर फेंक कर मारते हैं, बहुत सारे पत्थर मारते हैं, शायद कभी लगता है कभी नहीं लगता है। पर माँ ने कहा भी कि बहुत ऊंची ढगाल पर है, तुम तोड़ नहीं पाओगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तो तोड़ के रहूंगी। और जमीन से उठाया एक पत्थर और मार दिया, जो लगा सीधे टहनी पर और गिर गया आम। मतलब ये दीपिका का निशाना जो था वो बालपन में ही सध चुका था, हाथ सधे हुए थे, सधे हुए थे। और ये देखकर अब हमें तो लग रहा है कि वाकई ये बड़ी बात है, वैसे ही माँ को भी बड़ी हैरानी हुई और उन्हें भी लगा कि अरे ये तो कमाल हो गया। और बस इसी तरह से ये उन्होंने बता दिया कि दीपिका जो लक्ष्य बनाएंगी उसे हासिल कर कर ही दिखाएंगी। ये उन्होंने बचपन में ही दिखा दिया। जिस गांव में यकीन नहीं होता, लेकिन जहां आज भी बिजली पानी की ठीक तरह से पूरी व्यवस्था नहीं है, वहां तीरंदाजी की दिशा पकड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से उनकी निष्ठा है वो रंग लाई और दिख गया। क्योंकि आर्थिक रूप से विपन्न परिवार बहुत समृद्ध नहीं कह सकते। ताल्लुक रखने वाले दीपिका को जो झारखंड सरकार ने रांची शहर में निःशुल्क आवासीय भूखंड देने की, जैसे कि होता है कुछ विजेता जब होते हैं तो राज्य सरकार, देश की हमारे सरकार और सब लोग उन्हें कुछ कुछ देने की घोषणा करते हैं, तो कुछ इसी तरीके से इनके लिए भी हुआ। और अब तो फिर जाहिर है कि जो उपलब्धि और जो देश का नाम रोशन करता है तो उसके लिए बहुत हक उसका बनता है। और ये एक खेल विभाग की प्रबंधक है कंपनी में, और इसके साथ जो पहला मौका इन्हें मिला 2005 में, उन्होंने दिखा दिया क्या कर सकती हैं वो। बिल्कुल, उन्होंने पहली बार अर्जुन आर्चरी अकादमी को ज्वाइन किया और इस अकादमी में उन्होंने तीरंदाजी के दांव पेंच सीखना शुरू किए। और कुछ इस तरह से उन्होंने सीखा कि जब 2006 में मेरिदा मैक्सिको में वर्ल्ड चैंपियनशिप के कंपाउंड में एकल प्रतियोगिता हुई तो उसमें ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। क्या बात है। और ऐसा करने वाली वो देश की दूसरी महिला थी, मतलब दूसरी भारतीय महिला थी जिन्हें यह उपहार, यह जीत हासिल हुई थी जी। और विश्व की नंबर 1 तीरंदाज का तमगा 2006 में उन्होंने हासिल कर लिया था जी। और सबसे पहले वर्ष 2009 में महज 15 वर्ष की दीपिका ने अमेरिका में हुई 11वीं यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीतकर अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। और फिर 2010 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया। और इसके बाद इसी वर्ष कॉमनवेल्थ खेलों में महिला एकल और टीम के साथ दो स्वर्ण आपने हासिल किए। और राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे 2010 में, उसमें उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा जो होती है उसमें भी स्वर्ण जीता। और जो उनकी रिकर्व टीम थी, महिला रिकर्व टीम थी, उसके लिए भी उन्होंने स्वर्ण दिलाया। तो ये 2 उपलब्धियां और उनके खाते में चली जाती हैं। जी हाँ। और इसी तरह से तीरंदाजी के इतिहास में वर्ष 2010 में जब जब चर्चा होगी, यानी सन 2010 की, तो इस देश की रिकर्व तीरंदाज दीपिका के स्वर्णिम प्रदर्शनों के लिए याद किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि तुमने अभी बताया ना कि 2 स्वर्ण पदक जीते उन्होंने, तो जाहिर है ऐसा ही होता है कि ऐतिहासिक बन जाती है ये सब चीजें। फिर इस्तांबुल में 2011 में और फिर टोक्यो में 2012 में एकल खेलों में रजत पदक जीता। और इस तरह एक एक करके वे जीत पर जीत हासिल करती गईं और इसके लिए फिर उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। अर्जुन पुरस्कार तो रेणु जी थोड़ा कम ही पड़ गया। भारत सरकार ने इनकी इन उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और रांची से ताल्लुक रखने वाली दीपिका कुमारी 27 वर्ष की जो है, साल 2012 में पहली बार तीरंदाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया था, यानी कि विश्व में पहले नंबर पर थी और एक बार फिर हो गई हैं अभी इस उपलब्धि के बाद से। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ट्वीट भी हुआ उनके लिए, और जिस तरह से उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते उसके लिए, फिर पति के साथ इन्होंने युगल मिक्स युगल में भी उन्होंने अपने पति के साथ स्वर्ण हासिल किया। कितना अच्छा लग रहा होगा ना, पति पत्नी दोनों खेल रहे हैं और साथ में स्वर्ण लेकर आ रहे हैं। बड़ी उपलब्धियां होती हैं ये दोनों के बीच के, जो जुगलबंदी है उसको भी यहाँ पर दिखाते हैं। और अब तक दीपिका के जो पूरे पदकों की संख्या देखें तो रेणु जी 9 स्वर्ण, 12 रजत और 7 कांस्य पदक जो हैं वो उनके हिस्से में, उनके खाते में आ चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसके साथ ही बाकी साथियों को भी वैसे तो मालूम होगा, लेकिन हाँ 30 जून को उनका
मतलब शादी की सालगिरह है पहली, तो भाई उपहार तो पहले ही मिल गया दोनों को। हम हमारी तरफ से ये प्यार और उपहार हम उन्हें पहुंचाते हैं, अतनु दास जी जो उनके पति हैं उन्हें, और दीपिका कुमारी, दोनों को हमारा ये प्यार, एहसास, विश्वास उन्हें देते हैं। और इसके साथ में आगामी जो लक्ष्य है ओलंपिक का, उसके लिए भी हम शुभकामनाएं पहुंचाते हैं। बिल्कुल। मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलूं ये अरमान, जवानी है लाई रंगीन सपना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में
छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। आशा छोटी हो चाहे जैसी हो, इस तरह से जब नाम रोशन होता है तो कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल रेणु जी, बहुत खुशी होती है। और सच कहें तो जब एक महिला आगे बढ़ती है ना, तो हम महिलाओं की मतलब हम महिलाओं को अलग ही एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे बीच में से कोई है जो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, बड़ा यानी कि उसने अपने सपनों को पंख लगाया और पूरी ऊंची उड़ी वो। तो लेकिन ये तो हो गई हमारी खुशी की बात, लेकिन विधि कहीं नहीं लगता कि हमारे जो और भी साथी हैं, अब हम स्त्री पुरुष की बात करेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आप समझ रहे हैं श्रोताओं कि आप सबके सहयोग की जरूरत होती है किसी के भी सपने पूरे होने के लिए। यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं विधि कि अगर लड़कों की भी बात आती है तो उनके भी सपने पूरे करने के लिए उनकी माँ का भी पूरा योगदान रहता है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो भाई ये सभी ध्यान रखें कि परिवार के हर एक सदस्य की अपनी भूमिका होती है और उसको निभा कर ही हम कुछ देश का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने परिवार के किसी बच्चे का नाम रोशन कर सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल। एक निर्धन बच्ची जब पिता और माता के सहारे इतनी बड़ी बन सकती है, तो हम बिल्कुल। सब सक्षम लोग भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। और देखो फिर अब तो यहाँ तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि सक्षम और अक्षम कौन है, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है बिल्कुल। कि सक्षमता हम किसको कहते हैं, मन से होता है या शरीर से होता है या धन से होता है ना? बिल्कुल सही ये बात करी सारी आप। चीजें बेईमानी हो जाती हैं अगर आपके मन में जज्बा है तो, ताकत है तो बिल्कुल। और रेणु जी, अगर देश की बात आती है हाँ। तो हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। और प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि इस देश ने बहुत बहुत कुछ चीजें दी हैं इस विश्व के लिए। बिल्कुल। गणित ले लो, विज्ञान ले लो, हर क्षेत्र में हमने, उद्योगों में हमने, कपड़े में हमने बहुत सारी चीजें इस विश्व जी। को दी हैं। बिल्कुल। और यूं कहें कि शून्य भी दिया है हमने, तो सब जानते ही हैं आप सब कि शून्य की भी जो है जानकारी जो है कि शून्य क्या कर सकता है और शून्य है क्या, ये भी हमारे सांख्यिकी के ही योगदान कह सकते हैं। बिल्कुल। आर्यभट्ट की का ये योगदान हमें मिला योगदान है जी। और उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो जो भी हमारी गणित के जो भी जोड़ घटाव हैं, हमारे समय का निर्धारण है या राशियों का चलना है या दिन का परिवर्तन होना है, ये सब कुछ इतना सही और सटीक बताया है लोगों ने कि क्या बताएं, है ना? तो इसीलिए तो भारत को शायद जगत गुरु कहा जाता था, क्योंकि जी। उसके पास ज्ञान की पराकाष्ठा थी और ज्ञान की पराकाष्ठा में उसने पूरे विश्व को समेट कर रखा हुआ था और आज भी रखे हुए हैं। जी। तो आपने अभी कहा कि सांख्यिकी के बारे में आप चर्चा कर रही थी। सांख्यिकी अगर नहीं होती तो रेणु जी क्या होता? अरे मतलब देखो, वैसे तो किसी भी चीज के लिए आप सोचें कि शून्य की वैसे तो कहें कि क्या बिसात है, लेकिन शून्य शून्य है। एक के पीछे लग जाए तो 10 हो जाता है। 2-4 लग जाए तो पता नहीं कितने 10 हो जाते हैं, है कि नहीं? काश हमारे में भी लगते रहे। तो भाई ये विश्व सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो हम मना रहे हैं, भारत के लिहाज से 19 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम मनाते हैं इसको, और इस दिन इसलिए मनाते हैं कि इस दिन जन्म हुआ प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का, और इन्होंने सांख्यिकी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी, सांख्यिकी वही है जिसके बिना हम सामाजिक आर्थिक नीतियां जो निर्माण करनी है, यहाँ तक कि आप जो हम ब्रिज बनाते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं बिना ग्राफ बनाए, बिना सांख्यिकी के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसके लिए महालनोबिस जी का हम शायद उपकार मानेंगे कि उन्होंने हमें ये चीज विश्व स्तर पर दी है। जी हाँ, और उनकी बहुत सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और खास तौर से जो उन्होंने जो विधि के अंतर्गत किसी बड़े जनसमूह के लिए जो सर्वेक्षण किया, इसके लिए वो ज्यादा जाने जाते हैं। और इन्होंने वैसे तो भौतिकी में ऑनर्स किया और उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए, और मुख्य तौर पर उनके द्वारा विकसित जो सैंपल सर्वे, जो हम जैसे अभी कह रहे हैं कि समूह, जनसमूह के लिए एक उदाहरण के तौर पर छोटा सा लेके और उस पर सर्वेक्षण करके और फिर उस आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना, ये आपका ही योगदान है जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शायद आज महालनोबिस के कारण ही, शायद क्यों कहूँ मैं, सचमुच आज महालनोबिस के कारण ही हम आज इस तरह से अपने हर काम को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने इस विधि का जो विकास किया था, आपने अभी चर्चा की, तो उन्होंने कुछ जूट की जो फसल थी उसके आंकड़ों को देखकर
लगाया था। तो देखिए इतनी सी एक सांख्यिकी से हम किस क्षेत्र में कितनी फसल, कैसी फसल और क्या कर सकते हैं, ये भी बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं जी। और समझा सकते हैं। और ये जैसे कि अगर हम आर्थिक, सामाजिक और देश की हमने बात की, नियोजन की बात की, कोई भी नीति बनानी हो, तो जब जी। तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, हमारी जनसंख्या क्या है और हमारे पास क्या उपलब्ध है और क्या नहीं उपलब्ध है, इन जी। सब की जानकारी और उसके बाद उनका अनुपात, जी। किसके अनुपात में कितना क्या है, ये सारी जानकारी जब तक हमें सांख्यिकी से नहीं मिलेगी, हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते, या यूं कहें कि योजना नहीं बना सकते। और जब योजनाएं बनेंगी तभी तो हम किसी परिणाम पर पहुंचेंगे, या यूं कहें कि हमें कोई उन्नति का रास्ता हमें मिलेगा या कोई सफलता हासिल हो सकती है ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में जब बड़े-बड़े निर्णय लेने होते हैं, तो जी। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसे हम आजकल हाँ, कहते हैं, वो बिल्कुल। बनाया जाता है। और अधिकांशतः यही देखा गया है कि वहां पर सांख्यिकी के द्वारा ग्राफ आदि बनाए जाते हैं और उनके जी। द्वारा किसी भी बड़ी से बड़ी बात को बड़ी सरलता से समझा दिया जाता है। जी। या यूं कहें कि अगर हमने किसी चीज का ग्राफ बना दिया है, तो एक छोटा सा बालक भी समझ जाता है हाँ। बड़ी आसानी से, यानी सरलता कि से। जैसे कि बिल्कुल गोला बना हुआ है, उसमें दिख जाएगा कि नीले रंग का जो है वो किस क्षेत्र की बात हो रही है, जी। पीला रंग क्या दर्शा रहा है, और इससे ये पता चल जाता है कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। जी। और ये तो बात हो गई विधि की, आज की हम बात कर रहे हैं किसी कंपनी की। लेकिन अगर हम देश को देखें जी। तो देश भी हमारा कह सकते हैं बहुत विस्तृत कंपनी है, या उसको चलाने के लिए वही सारी चीजें चाहिए, जी। बजट चाहिए, उसके खर्चे का नियोजन होना चाहिए, जी। आमदनी का जरिया देखना होता है। इन सारी चीजों के लिए जो भी हम आजाद हुए उसके बाद से जो नीतियां बननी थी, उन सब के लिए ये सांख्यिकी एक पायदान की तरह कह सकते हैं, या यूं कहें कि एक पिलर की तरह है, स्तंभ की तरह है, जी। जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि भारत विभिन्नता में एकता का देश है, तो हाँ। यहाँ की सभी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक सटीक निर्णय लेने का काम सांख्यिकी के द्वारा बड़ी आसानी से हो जाता है। तो सांख्यिकी दिवस की मैं आपको और हमारे श्रोताओं को, हम दोनों मिलकर हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आज ये दिन नहीं होता तो जाने क्या होता। नहीं, हम बिल्कुल नहीं सोच सकते कि नहीं होता, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं तो जी। जाहिर है कि जरूर होता। और जो हम प्रकाश जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा नहीं है, बहुत जब कैम्ब्रिज में पढ़ने गए तो इन्होंने श्रीनिवास रामानुजन जी से भी बहुत सारी चर्चाएं की। और इस तरह से जब आदमी बाहर कहीं जाता है पढ़ने के लिए, या यूं कहें कि और भी वैज्ञानिकों के संसर्ग में आता है, उनके संग बैठता है, यही सारी चीजें सत्संग होती हैं। हम आमतौर पे सत्संग को एक धार्मिक कृत्य रूप मानते देते हैं, हैं, जी। जबकि अगर एक वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो अगर वो अपने साथ के या अपने से उच्च स्तर के किसी वैज्ञानिक के साथ बैठता है तो वो भी सत्संग करता है और ज्ञान में वृद्धि होती है ना? और उस ज्ञान का फायदा हमको मिलता है, वो लाभ हम सभी को मिलता है। जी। तो ऐसा शायद रेणु जी आप कहना चाहती हैं कि हर विषय पर सत्संग करते रहिए। बिल्कुल करते रहिए, बिल्कुल करते रहना चाहिए। और सत्संग का मतलब ही है कि अच्छी बातें होती रहनी चाहिए। जी। तो सत्संग आप भी करिए, तब तक हम गीत सुना देते हैं, है ना? बिल्कुल, एक बढ़िया सा गीत सभी के लिए हम सुनवा देते हैं। और इसके साथ में हम दीपिका कुमारी जी को भी एक बार उस फिर से याद कर तीरंदाजी रहे के लिए, हैं। हाँ, शुभकामनाएं, मतलब मन मन नहीं नहीं भर मान रहा रहा है, जी, मन नहीं भर उन्हें रहा एक है ना? बार फिर चलो से ठीक है। शुभकामनाएं देते हैं इस गीत के साथ। बिल्कुल। दो मुर्गी तेरी, दो मुर्गी मेरी, चार तेरे मामे की, सात सुर में जो तीन ताल मिले, धुन बने गाने की। दुनिया है सारी नंबरों से बनी, बक्से से बाहर निहार, हम न जरा भी कीड़े किताबी, टेंशन मत ले आ, बोलो बेटा 1 2 3 4। आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, तो डरना क्या मेरे यार, बोलो बेटा आस नहीं तो फेल नहीं, ये क्लास है कोई जेल नहीं, तू पास नहीं तो फेल नहीं, तू टेंशन मत ले यार। तो डरना क्या मेरे यार, बोलो बेटा।
किताबों का रख दो ना नीचे ये भार, इतनी तो हल्की है बॉडी तुम्हारी, हो जाओ उड़ के फरार। बोलो बेटा 1 2 3 4, हाथ नहीं तो फेल नहीं, हाथ नहीं तो फेल नहीं, हाथ नहीं तो फेल नहीं, तो डरना क्यों मेरे यार। बोलो बेटा हाथ नहीं तो फेल नहीं, ये क्लास है कोई जेल नहीं, तू पास नहीं तो फेल नहीं, तू टेंशन मत ले यार। वो तो डरना क्या मेरे यार। बोलो बेटा डरना क्या है? जी बिल्कुल, गिनतियों से आंकड़ों से हम क्यों डरे हैं। फिर कौन डरे? बचपन में तो डर लगता था रेणु जी। बिल्कुल लगता था। लेकिन वही होता है ना, जो चीजें आपको आ जाती हैं फिर उनसे डर खत्म हो जाता है। तो एक बार उनसे रूबरू हो जाइए आप, फिर देखिए कैसे वो आपके दोस्त बन जाते हैं। जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्ती करनी है तो कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें कि उनसे दोस्ती कर ली जाए, जो उसके उपकरण है, तो फिर तो देखिए मजा ही मजा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैमरे की। हाँ तो रेणु जी, वो कैमरा और फोटोग्राफी, मतलब आज हर कोई अपनी हर चीज को सुरक्षित करके रखना चाहता है, हाँ। हर बात को सुरक्षित करना चाहता है, बिल्कुल, हर पल को सुरक्षित करना चाहता है। बिल्कुल। तो बहुत लोगों को, बहुत हर किसी को शौक है आज की तारीख में फोटो खींचने का। और हमें लगता है पहले भी था विधि, लेकिन आज ये है कि हमारे पास संसाधन बहुत आसान है और हर वक्त हाथ में हमारे मोबाइल के रूप में कैमरा है, तो हम बड़ी आसानी से कैद कर लेते हैं। हाँ तो पहले तो वो एक रील होती थी, अगर उसमें 2 फोटो ज्यादा खिंच गई तो वो खर्चा बढ़ जाता था, इसलिए सोच समझ के हम फोटो खींचते थे। आज मेमोरी कार्ड में हम दिल लगा के तस्वीरें खींच सकते हैं, कैद कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें ये भी थी कि ठीक है आप भले गिनती ना करें, लेकिन आपको रोल जब खत्म हो गया तो खरीदने जाना होता था, वो एक बड़ा काम होता था। वो शायद दुकान अगर बंद हो तो मिलता भी नहीं था। बिल्कुल, बड़ी समस्या हो जाती थी। पर तकनीकी ने आज बड़ा अच्छा कर दिया, हमारा जीवन सुलभ कर दिया, ये कह सकते हैं। तो आज फोटोग्राफी पे हम आज चर्चा कर सकते हैं कि फोटोग्राफी जो है वो महिला हो या पुरुष हो, यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। तो कोई भी इस शौक को अपने काम के तौर पर भी अपना सकता है बहुत आसानी से। लेकिन फिलहाल हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बच्चे कर सकते हैं तो उसको व्यवसाय के तौर पर अपनाएं, बच्चे अभी पढ़ाई करें। हाँ, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो आप फोटोग्राफी को एक व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं। जी। तो अब जब अगर एक बात करें कि प्रोफेशनल या कमर्शियल कहते हैं हम जिसे, तो अगर किसी भी काम को उस तरह से करना है रेणु जी, तो एक बात तो होती है कि आपको वो चीज में परिपक्वता होनी चाहिए, आप पूरी तरह से उस चीज को सीख कर आने चाहिए। तो फोटोग्राफी भी ऐसा है कि हाथ में मोबाइल लिया और फोटो खींच ली, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इस चीज के लिए भी आपको सीखना चाहिए, ताकि आप जो प्रोडक्ट बनाए, जो आप बाजार में रखने के लिए जो तस्वीर बनाए, वो तस्वीर सचमुच उतनी खूबसूरत, उतनी ऐसी हो कि हर कोई उसे लेने के लिए आतुर हो जाए। जी हाँ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी हो आपका बिल्कुल 100% आपका उसमें सही परिणाम निकले तभी हो पाएगा। और बिल्कुल सच बात तुमने कही विधि की, अगर हमने जैसे खींच लिया फोटो तो ऐसा नहीं है कि बस अब अच्छी हमें देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन अगर तकनीकी के हिसाब से देखेंगे, किसी आप विशेषज्ञ को दिखाएंगे तो उसमें बताएगा नहीं ब्लर है, यहाँ पर ये फोकस होना चाहिए था, यहाँ वो होना चाहिए था, ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए थी, इसको थोड़ा कम दिखना चाहिए था, या इसका जो एंगल है वो थोड़ा अलग होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें उसमें बहुत छोटी छोटी होती हैं जो सीखने पर आती हैं, और इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखने के बाद जब हम आते हैं तो हमारा जो उत्पाद है और जो भी हमारा सामान है वो बेहतर होता है, और हम चाहते भी हैं कि बेहतरीन हो तभी सामान बिकेगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि शादी हो या कोई भी मौका हो, उसमें शादी हो, बच्चे होने वाले हों, होने के बाद फिर बच्चों का जन्मदिन, फिर ऐसे ही हर एक अवसर, चाहे आपकी कोई पार्टी हो या अगर हम देखें तो कोई कंपनी है तो उसमें कोई भी चीज़ लॉन्च हो रही है, किताब का विमोचन हो रहा हो, आपकी किसी ड्राइंग या पेंटिंग का कोई प्रदर्शनी लगी है, तो हर एक जो ऐसा अवसर है हर व्यक्ति चाहता है उसे कैमरे में कैद कर लिया। यहाँ तक कि आपकी खींची हुई फोटो की प्रदर्शनी भी लगी है, तब भी आप उसकी तस्वीरें खींचने से रुकते नहीं हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो हर जगह हमें तस्वीरों की आवश्यकता होती है, हम उस याद को संभाल कर रखना चाहते हैं। और क्या होता है, कई जगह पे ये जो तस्वीरें होती हैं वो हमारे लिए भविष्य
भविष्य में बड़ी काम आती हैं। जब हम लोगों के साथ अपने बात को रखने जाते हैं या नए व्यापार के लिए जाते हैं, तो वो तस्वीरें जब हम दिखाते हैं तो सामने वाला स्वभावतः हमारी बात को सुनने को आतुर होता है। जी, जैसे कि अभी हम लोगों ने सांख्यिकी की बात की, वैसे ही फोटोग्राफ जो है वो बहुत आकर्षित कर लेते हैं और हम अपनी बात तुरंत पहुंचा देते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी कितने सारे तरह के कैमरे, कितने सारे तरह के लेंस, कितनी सारी तरह की तकनीकी आज के बाजार में है। तो हमें लगता है कि फोटोग्राफी का शौक रखने वाले को इन सब चीजों के बारे में भी जानकारियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए। यानी कि जो भी नई तकनीकी है, तो कैमरा आपको कैसा लेना है ये आपको देखना होगा, उसमें लगने वाला लेंस कैसा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति क्या है उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। ये बात बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ एक और भी है कि अभी आप किस स्तर पर उसको शुरू करने जा रहे हैं। जी। बहुत वृहद स्तर पर कर रहे हैं तो जाहिर है आपको अधिक पैसा लगाना होगा। अगर आप शुरुआत में थोड़ा कम से शुरू करना चाहते हैं तो सबके रास्ते हैं। वहीं पर हो जाता है कि प्रकाश व्यवस्था क्या होगी, है ना? ये बहुत आवश्यक है। जी जी। तो प्रकाश व्यवस्था का भी ख्याल आपको और हमको ही रखना है जो कैमरा लेके चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि पीछे से सूर्य की रोशनी आ रही है और चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा और हम तस्वीर लेकर निकल आए। बिल्कुल। तो और इसके बाद हो जाता है कि जब आप फोटोग्राफी कर लेते हैं तो उसके बाद जो उसमें उसको जो धुलती है, फोटो जब धुल के आती है उसमें बहुत सारी चीजें ठीक की जाती हैं, करेक्शन किए जाते हैं। वो करेक्शन भी बहुत एक कला का एक सुंदर नमूना पेश करता है। उसमें आपकी जो हुनर है दिखाई देता है कि किस तरह से उसमें आप क्या क्या ठीक कर रहे हैं। तो अब बहुत स्तर पर उसमें गुंजाइश रहती है कि उसको बेहतर से बेहतरीन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का कौशल आप में होना चाहिए अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो। मतलब रेणु जी आप कह रही हैं कि अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी करना तो आपको आना ही चाहिए और उस फोटो को और सुंदर आप उस सॉफ्टवेयर पर, आजकल तो सॉफ्टवेयर चलते हैं, उस सॉफ्टवेयर की जानकारी भी आपको हो ताकि आप उसे और सुंदर और प्यारा और अच्छा बना सके, निखार सकें। जी। तो अब हम अगर आगे और बढ़ें इस चर्चा को लेकर, तो फोटोग्राफी के लिए अभी जो है वो तकनीकी हर रोज प्रतिदिन बदल रही है। हर दिन हम देखते हैं एक दुल्हन सज संवर कर आती है और उसकी आशा होती है कि आज से ज्यादा खूबसूरत तस्वीर उसकी जीवन में कभी ना हो, और उसी सपने को, उन्हीं चीजों को पूरा करता है एक फोटोग्राफर। बड़े अच्छे से उस तकनीकी का वो प्रयोग कर सकता है। तो रेणु जी, बहुत सारी तरह की फोटोग्राफी का उपयोग अगर हम सीख लेते हैं कैमरा चलाना, तो हमारे लिए बहुत सारे आयाम, बहुत सारी राहें खुल जाती हैं यूं कहें तो उन राहों के बारे में हम चर्चा करते हैं हमारे श्रोताओं के साथ। हाँ बिल्कुल, कर ही रहे हम। जी। तो इसमें जो जैसे तुमने अभी कहा कि अपडेट्स होते रहना चाहिए, तो किसी भी व्यवसाय के लिए वैसे तो ज़रूरी है, लेकिन चूंकि ये सीधे तकनीक से जुड़ा मामला है तो इसमें जो भी नित नए जो खोज हो रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। ये भी एक तरीके की रेस है, प्रतिस्पर्धा है। इसमें आपको अगर आगे आना है तो नई तकनीक की जानकारी होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो हर व्यवसाय की ज़रूरत है, संवाद कुशलता होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रख सकें, समझा सकें। और दूसरी एक बात और है कि जो ग्राहक, सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिसके साथ आपको काम करना है, जिसके लिए आपको काम करना है, उसकी बात आप बेहतर तरीके से समझ सकें। वो क्या चाहता है, आपने होना चाहिए, और उसको समझकर किस तरह से आप उसको दे सकते हैं वो आपको जानना जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रही हैं। तो अब हम फोटोग्राफी के बहुत सारी जो राहों की हम चर्चा कर रहे थे, उनमें से कुछ राहें पर हम चर्चा करते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सामान्य तौर पर जो व्यापार है, उस व्यापार को आप, इस फोटोग्राफी के व्यापार को आप मीडिया के साथ भी जोड़ सकते हैं। मतलब आप फोटोग्राफी करते हैं तो आप एक जर्नलिस्ट हो सकते हैं, उस पायदान तक पहुंच सकते हैं। आप अच्छी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, समाचार होते हैं, चुनावी सभाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, सामाजिक आयोजन होते हैं, युद्ध के कई सारे समाचार प्राप्त होते हैं। इन सारी जगहों पर अगर आपका कैमरा सटीक बैठता है तो वो कैमरा लोगों तक सही जानकारी केवल तस्वीर के द्वारा भी पहुंचाई जा सकती है। अर्थात वहां पर अगर कोई नहीं बोलता है या कोई नहीं लिखता है तो भी तस्वीर पूरी कहानी अपने आप में कह सकती है। बिल्कुल कहती ही है, और इसके साथ साथ प्रामाणिक हो जाता है। ये पता चल जाता है कि ये तो बिल्कुल देख कर बता रहे हैं या वहां गए हुए थे। और बिल्कुल चित्र जब सामने आता है तो लोगों को जाहिर है कि
जैसी भी स्थिति होती है समझ में आ जाती है कि ये बिल्कुल वस्तु स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। जी। तो ये जो हम नहीं देख सकते मंजर, वो हम देख लेते हैं कैमरे की नज़र से। तो आप एक तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में आ सकते हैं, यानी कि फोटो जर्नलिज्म में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात और है कि आप अपना खुद भी इस तरीके के कुछ सीरीज दिखा सकते हैं लोगों को, और या किसी बड़े समाचार पत्र या पत्रिका से आप संबद्ध जी होकर बिल्कुल अपना जुड़ व्यवसाय सकते कर सकते हैं। जी जी जी। और फैशन आज की हाँ, तारीख में बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही फैशन है, वही मॉडलिंग है, वही चीजें हैं जिनके द्वारा समाज में कई सारे परिवर्तन आते रहते हैं। तो बिल्कुल। उधर पे भी आप अपना मतलब ग्लैमर की दुनिया में भी आप अपना नाम कमा सकते हैं। जी हाँ, ये केवल ऐसा नहीं है, ग्लैमर में बहुत सारे, अब इसमें शाखाएं दर शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि कोई अगर मॉडल बनना चाहता है, चाहे वो लड़का लड़की, वो अपना फोटो शूट करवाता है। वहीं जब कैलेंडर आदि बनते हैं उसके लिए फोटो शूट होते हैं। इसके साथ साथ कोई भी प्रचार प्रसार के लिए जो भी विज्ञापन बनते हैं उनके लिए बनता है। उसके साथ में कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसकी फोटोग्राफी होती है। जी तो जी। उसके सारे आयाम बहुत अलग हैं, उसमें शाखाएं हैं। और अब तो कोई भी चीज़ बेचनी हो, छोटी छोटी कंपनी भी जो होती हैं वो भी साड़ियों के लिए मॉडल को पहनाकर और तब फोटो खींचते हैं। जी जी। तो उसकी भी फोटोग्राफी होती है। तो अब बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार आ गया है। हर कोई अपने उसके लिए प्रेजेंटेशन बड़ा मायने रखता है। जी। तो अब फोटोग्राफी का तो पूछो मत, क्या बात है ना? बिल्कुल सुंदर तरीके से दिखाया जाता है और जी। परोसा जाता है, तब वो चीज बिकती है। तो इस काम में आपने जो बताया कि ग्लैमर और फैशन में भी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं विधि, हमें लगता है गीत हम लोग सुन जी लें जी, क्या? मेरा भी मन वही कर रहा था कि एक अच्छा, बहुत सारी और भी सारे तरीके हम बता हाँ, देंगे, बहुत सारे हैं। मगर एक गीत सुन लेते हैं जो कि मजा आएगा लोगों को। तो फोटो खिंचवा देते हैं लोगों की। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। दीवाना तूने कर दिया ऐसे, तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं, दीवाना तूने कर दिया ऐसे, तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं, मेरी गुड मॉर्निंग तू है, मेरी गुड नाइट भी तू, ये दुनिया रॉन्ग लगे मेरे लिए राइट भी तू, तू मन मेरी जान कुड़े, दीवाना निर्माण कुड़े, तू करे एहसान कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, कि उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े।
तो रेणु जी, हम फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत सारी बात कर रहे थे और अपनी खिंच फोटो गई फोटो। खिंचवा के भी, हाँ मैंने तो खिंचवा ली। भाई क्योंकि देखो जो ये तो वही वाली हो गई ना फोटोग्राफी जो हम लोग बचपन से खिंचवाते आ रहे थे, पासपोर्ट वाली, कक्षा 10 की परीक्षा हो तो उसमें लगाना होता था। तो जो जो एक फोटोग्राफर की दुकान होती थी वो भी एक व्यवसाय है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया। आप ये मत सोचिए कि अब मोबाइल से काम हो रहा है तो वो बंद हो गया। बिना उसके है ना? पासपोर्ट नहीं बनता। हाँ, जी तो वो बहुत आवश्यक है वो फोटोग्राफी। आज भी विद्यालय से लेके हर जगह एक पासपोर्ट फोटोग्राफ लगता है। जी और वहां ये हो जाकर गई बात की जो स्टूडियो वाली फोटोग्राफी, जी, पारंपरिक जिसको हम हाँ, आप कह तो सकते हैं। हम भी शौक से कभी कभी पूरे सपरिवार चले जाते हैं और हाँ। फोटो खिंचा के आते हैं, अच्छा लगता है वहां अरे पर क्यों, वो नहीं है जो छोटी छोटी जगहों पर हाट लगता है या कहीं प्रदर्शनी लगती थी और उसमें जो फोटो खींच के और वो 10 मिनट में देता था, उसका मजा ही अलग था। मजा ही अलग एक था। बार विधि क्या हुआ पता है, वो हमारी भाभी भी थी साथ में और उन्होंने ऐसे बाईं तरफ जो पल्ले लेते हैं ना, उल्टा पल्ला जिसको कहीं हाँ, बोलते जी। हैं, उन्होंने लिया और हम लोगों ने फोटो खिंचवा ली ऐसे ही। और उसने धोया तो पूरी उल्टी हो गई, मतलब आगे के पीछे पीछे के। तो जिसकी बाईं तरफ मांग निकली थी उसकी दाहिनी तरफ हो गई और वो साड़ी का पल्ला जो बाईं तरफ था कंधे पर वो दाहिनी तरफ हो गया। अच्छा, देखने पर हम लोग सोच रहे हैं कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ, ये ठीक नहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन बहुत बाद में उसको बहुत बारीकी से देखने पर समझ में आया कि ये आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया था। तो वो फटाफट वाला जो होता था ना, उसका अपना मजा था। मजा तो वो लगता है, सब भी यादगार के तौर पर रखी हुई चीजें हैं, ये जी, सब जी। पारंपरिक चीजें। वैसे भी और, हम आज घूमने जाते हैं, वहां पे भी तो फोटो खिंच जाती है ना हाँ, वो रेणु तो जी। है, बिल्कुल। वो लगे रहते हैं ना फोटोग्राफर पीछे हाँ, पीछे, वहाँ फोटो के खिंचा लीजिए। परिधान में, जैसे जी। कश्मीर गए, चाहे कुमाऊं गए, चाहे कहीं पर भी, वहाँ का जो एक विशेष परिधान होता है, जी। चाहे आप गैंगटॉक जाएं तो उन सब जगहों पर बड़ा अच्छा लगता है, यादें अपने साथ में लेकर आते हैं। तो ये हो गया हमारे जो स्टूडियो फोटोग्राफी। जी। लेकिन जो हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, ये तो आप अपना ही सकते हैं, जहां आपको एक जगह बैठकर रहना है, करना है। इसके साथ साथ घूम घूम कर अगर आपको करना है तो जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, है ना, जी। वो भी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी है और लोग उसमें बहुत रुचि लेते हैं। जी, वही जीव जंतुओं की, जानवरों की, क्या है कि लोग जानकारियां, सचमुच लोग जानकारी चाहते हैं। एक बिल्कुल। बोलते ना, ज्ञान की एक भूख सबके अंदर हमेशा रहती है और इस फोटोग्राफी ने उस भूख को शायद और बढ़ा दिया है। हाँ, बिल्कुल। हर कोई जानना चाहता है कि शेर जंगल में कैसे क्या करता है, हाँ। हिरण किस तरह से छलांगे भरता है, ये सारी चीजें लोग जानना चाहते हैं। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है वो आपको इस ओर, बड़ा जंगलों का मौसम है, बड़ी खूबसूरत सी दुनिया है और प्रकृति के बीच रहने का आनंद भी इसमें मिल हाँ, जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। और वहीं पर जो बात होती है कि इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी, जी, उसमें भी आप व्यवसाय के तौर पर इसे अपनाकर अपनी आजीविका का साधन इसे बना सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें उद्योग जो है वो अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए फोटोग्राफी करवाते हैं। वहीं पर कुछ उनकी मीटिंग आदि होती हैं, सेमिनार होते हैं, तो उसके लिए वो फोटोग्राफी करवाते हैं। कहीं कहीं ये आप निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय किस चीज़ का है, उस हिसाब से वो फोटोग्राफी करवाते हैं। कभी कभी पूरा पूरा वीडियो बनवाते हैं। कुछ ऐसी होती हैं संस्थान जिनकी कि खुद का अपना कैसे वो काम करते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उसकी फोटोग्राफी करवाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि कैसी इंडस्ट्री है। और आपने इंडस्ट्री की बात की तो हम देखें तो जो सुरक्षा उपकरण जी। हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए भी लोग वीडियो और फोटोग्राफ बनाकर हाँ। अपने वहां पर लगा कर रखते हैं, ताकि जो मजदूर वर्ग है, शायद पढ़ा लिखा हो, शायद पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए वो समझ जाता है कि मुझे अपनी सुरक्षा अंदर कैसे करनी है। तो ये बहुत बड़ा काम होता है इंडस्ट्रियल। अरे भाई, ये तो है ही। ये तो तुमने कहा पढ़ा लिखा और बेपढ़ा लिखा की बात। देखो अभी हेलमेट लगाने के लिए जो पोस्टर्स लगे होते हैं वो इसीलिए होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। देख के हम समझ जाते हैं कि भाई हेलमेट लगाना है बस। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें चेतावनी के तौर पर जो होती हैं उनकी भी फोटोग्राफी बहुत महत्व रखती है। इसके साथ साथ फोरेंसिक फोटोग्राफी भी होती है ना? जी, फोरेंसिक फोटोग्राफी ये बहुत मदद करती है। अगर कहीं कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस उस जगह को हमेशा के लिए तो बांध के नहीं रख सकती, उसे उस जगह को छोड़ना होता है। तो उस अपराध की जगह पर वो बहुत सारी तस्वीरें ले लेते हैं और उन तस्वीरों के द्वारा और उस वीडियो के द्वारा जो भी है वह बड़ी आसानी से समझ जाते हैं कि हम इस
केस को कैसे हल करें, किस जी। तरह से इसका जो भी है प्रमाण कैसे करें, प्रमाण बिल्कुल। कैसे प्राप्त करें। जी। बिल्कुल। और एक बात और भी है कि सिर्फ उस स्थान को अगर रोक भी सकते हो तो काम वहां बैठकर नहीं कर सकते, तो सारे फोटोग्राफ्स लेकर अपने जी। कार्यालय में बैठकर उसको इत्मीनान से देखते हैं, सारी जी। चीजों को फैलाकर कि कहाँ पर क्या था, कहाँ पर निशान है, कहाँ पर कैसे हुआ। तो जी। ये सारी चीजें अध्ययन के लिए बहुत काम आती हैं। जी, वहीं पर बिल्कुल। विज्ञान की दुनिया में तो फोटोग्राफी कमाल करती है। जी है ना? बिल्कुल, वो माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी इसे कहते जी। हैं। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, जिसे माइक्रो मिनी चीजें कही जाती हैं, छोटा सा विषाणु है, छोटा सा जीवाणु है, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। जी। तो ये तस्वीरें जो होती हैं, इनका मतलब ये कहना चाहिए, जब आप इस तरह की फोरेंसिक फोटोग्राफी है, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी है, साइंस फोटोग्राफी है, इनको सीखने के तरीके अलग हैं। जी, बिल्कुल। और आप उनके लेंस अलग हैं, उनके कैमरा अलग हैं, तो आप यहाँ से वो सारी चीजें बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, लेकिन इस पर आपको पहले ये देखना जरूर होगा कि आपकी रुचि किस तरीके की है। जी, ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा होता है कई बार रेणु जी कि हम सीख तो कुछ लेते हैं और मन कहीं और रखा रहता है। जी। तो जहां मन लगे वहीं बैठे आप, बेहतर रहेगा। अगर फिल्म फोटोग्राफी में मन है तो आप वाइल्ड लाइफ में बिल्कुल ना जाएं। देखिए, सुंदर चेहरे तो दोनों जगह हैं, है, लेकिन रुचि की बात है ना। रुचि की बात अगर है। आप बैठ के एक जगह काम करना चाहते हैं, यानी स्टूडियो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ कैसे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। आप कहेंगे ठीक है, मैं यहीं बैठकर तो सब देख ले रहा हूँ, फोटो कैमरे की नजर से देख ले रहा हूँ, फोटोग्राफ्स में देख ले रहा हूँ। जी, तो ये बिल्कुल। नजरिए की बात है। ऐसे ही फिल्म फोटोग्राफी है, ऐसे ही इवेंट फोटोग्राफी होती है। जी। यानी कोई भी अवसर हो, जैसा हमने शुरू में ही कहा, बच्चा हुआ या होने वाला है या उसके बाद की पार्टी है, बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, हम पहली बार कुछ कर रहे हैं, या कोई भी जैसे कोई सम्मान मिला आपको, जी। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि कैद करके रखें और सबको बताएं, दिखाएं। और ये फोटोग्राफी तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ी कमाऊ टाइप की फोटोग्राफी है। इसमें बहुत कमाई नहीं मिलता? नहीं, इसमें बहुत पैसा मिलता है। अच्छा। क्योंकि अब ये देखिए, शादियां, ब्याह, बच्चे, कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम, ये सब होते ही रहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। अब अगर होते ही रहते हैं तो आपको लगातार काम मिलता रहेगा और बिल्कुल। आप अपनी जीविका बड़ी आसानी से चला सकते हैं। जी। जी। और एक और हो जाती है स्टॉक फोटोग्राफी। ये मतलब कई सारी एजेंसीज होती हैं, आप अपनी फोटो खींचते हैं और एजेंसीज को बेचते हैं, तो अच्छा। उसमें भी आपको बहुत पैसा मिलता है। जैसे हमने पहले ही कोई फोटोग्राफी, जर्नलिज्म में मैं नहीं हूँ, पत्रकार में नहीं हूँ, हाँ। लेकिन मैंने किसी जगह की तस्वीरें खींची, किसी इवेंट की, अच्छा। और मैंने उस जगह को उस न्यूज वाले को भेज दिया, उस समाचार वाले को भेज दिया, तो मुझे वहां से पैसा मिल जाता है। अच्छा। या कभी अनजाने में ही मैं कहीं किसी इवेंट में हूँ, किसी जगह पे हूँ, और उस तस्वीर को खींच लूँ तो मिल जाता है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को बनाते हैं। जी। कई चैनल ऐसे हैं जहाँ पर बनाते हैं और डाल देते हैं, तो जितने लाइक्स और जितने व्यूज, जितने लोग ज़्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उसका भी आपको पैसा मिल जाता ये है। बात बिल्कुल तो सही है। तो बहुत सारे और भी हैं, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, अपनी इस रुचि को व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं, लेकिन जी। उसमें अध्ययन बहुत जरूरी है, या किसी भी दिशा में हो। अब वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं वहां का मौसम कैसा होगा, वहां पर कैसे कैसे जानवर होंगे, किनसे आपको बचना है, कैसे बचना है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे ही शादी ब्याह की लगता है बड़ा आसान सा है, लेकिन अगर आपको सारे रस्म रिवाज उस स्थान के लोगों के पता होंगे तब आप उसको बेहतर कर पाएंगे, है ना। जी, एक शादी ब्याह की रस्म से याद आया कि जब हम तस्वीरें खींचते हैं ना, तो कई लोग ऐसा है कि कहते हैं सामने देखिए और मुस्कुराइए तब तस्वीर खींचते हैं। पर कुछ लोग होते हैं, जब पति पत्नी मतलब होने वाले पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे हैं, प्यार से निहार रहे हैं, या मांग भर रहे हैं, या मंगलसूत्र पहना रहे हैं, उस समय उस लड़की के भाव, उस लड़के के भाव को अपने कैमरे में सुरक्षित कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये अंतर हो जाता है कि सामने देखकर फोटो खिंचाना है, और बाद में जो भाव वाली तस्वीर है वो हमें एक अलग ही आह्लाद देती है कि इस समय हमारे मन में ये गुदगुदाहट या ये भाव चल रहे थे, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए आजकल जो कैमरे हम लोग मोबाइल से खींचते हैं, वो ऐसे कैंडिड फोटो मिल जाते हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक से लगते हैं। पहले सचमुच बैठाना पड़ता था, स्माइल कहना पड़ता था, तब फोटो खींचते थे। इसलिए आपके जो हर पल और हर भाव भंगिमाओं के आपके फोटो जो हैं वो मिल जाते हैं। तो एक गीत सुनवा देते हैं। चेहरे से पता चल रहा है।
जल्दी कर बस देर न कर मुझे जाना है घर। हाँ, मैं कब से हूँ तैयार, दिल मेरा बेकरार, मुश्किल है इंतजार, समझे ओ मिस्टर कर 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 कर। फोटोग्राफर जल्दी कर, हाँ जल्दी कर बस देर न कर मुझे जाना है घर। मैं कब से हूँ तैयार, दिल मेरा बेकरार, मुश्किल है इंतजार, समझे ओ मिस्टर कर 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 कर। फोटोग्राफर जल्दी कर। देर न कर मुझे जाना है घर। तो रेणु जी, हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। जंगलों में जो जीव जंतु हैं उनकी हम तस्वीरें खींचने की बात कर रहे लेकिन थे। ये कितने दिन तक चलेगा ये बताओ? जिस ढंग से कटाई चल रही है ये संभव है ज्यादा दिन तक? नहीं। तो फिर वही है कि फोटोग्राफी छोड़ दिया जाए। वही बात आ गई ना, आप इंसानों की तस्वीरें कब तक खींचोगे? आपको जानवर तस्वीरों के लिए भी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो यहीं पे बात आ जाती है कि हमारे देश में बहुत सारी, हमारे देश में क्यों कहूँ, विश्व पर, पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां थी जो कि आज की तारीख में नहीं है।
जी, या नगण्य हैं। नगण्य है। तो इस बारे में हमें लगता है कि हम चर्चा होनी ही चाहिए, बात बिल्कुल, होनी चाहिए। अगर हम जैसे सामान्य तौर पर देखें बंदर, तो हमें लगेगा हमें तो बस एक लाल मुंह वाला और काले मुंह वाला बंदर होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं जी जिनकी की बहुत सारे ऐसे हैं जो अब सचमुच समाप्त ही हो गए हैं या लुप्त प्राय हैं, जी लुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे ही कछुओं की बात करें तो इतने ज्यादा नाम हैं कि हम नहीं समझ सकते। हम भी नहीं गिन सकते कितनी हैं। बिल्कुल। तो इस मामले में अगर हम कहें तो हमारा देश इसमें भी हम बहुत समृद्ध हैं। जी 17 बड़े विविध देश जो हैं जिसमें कि जैव विविधता है, उसमें 60-70 के निवास स्थल हैं, और हमारे जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, भारत वर्मा, पूरे विश्व में कुल 34 में से 3 जैव विविधता वाले यहाँ पर आकर्षण के केंद्र हैं। अब सोचो, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 34 में से 3 एक बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की, जहाँ इतनी विविधता है और इतने वन्य प्राणी हैं, जीव जी जंतु हैं। जी बिल्कुल, भारत के लेकिन यूं पास गए थे, है ना? हाँ कई सारे तो चले गए। जी। ये हमारी शायद हमारे हाथ से निकल गई है बात अभी। भारत के पास दुनिया के कुल 6 वन्य जीव प्रजातियों में से 5% हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा जो प्रकाशित किया गया था, सभी स्तनधारियों के 7.6% और सभी पक्षी प्रजातियों के 12.6% शामिल हैं। इतनी संख्या भारत के पास है, हमें बचाना है, बस बात यही है, बचाना है। देखो खतरे जो हैं वो हम ही ने शुरू किए, और वैसे तो कुछ खतरे ऐसे हैं जैसे कि अगर हम बात करें टावर आदि की और इन सब चीजों की, जी। रेडिएशन की बात करें, सैटेलाइट्स की बात करें, तो चलिए ठीक है, विकास के साथ ये सब बढ़ते रहेंगे। जी। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं, एक सामान्य जन के तौर पर अगर देखें तो हम जो कुछ कर रहे हैं उसे रोक सकते हैं। सीधे सीधे तौर पर प्रदूषण की जो बात है वो हम सब जानते हैं, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, जी। इन सब की जिम्मेदारी हमारी कहीं ना कहीं बनती है। आप एक मत सोचिए कि आप एक अकेली इकाई हैं, एक एक करके जैसे हमने कहा शून्य लगता जाता है और हजार और लाख और अरब बन जाते जी हैं। जी बिल्कुल। और इसमें एक थल प्रदूषण का भी अगर हम बात रख लें तो हम जंगलों की कटाई इस तरह से कर रहे हैं कि वो पशु जो है, वो जानवर जो है या वो वन्य प्राणी जो है वो वहीं रह सकते हैं, उन्हें जंगल चाहिए, वो मनुष्य की आबादी के क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकते, और हम जंगलों की कटाई पूरे पुरजोर पूरी ताकत के साथ किए जा रहे हैं। तो ये भी एक गलत बात कहीं ना कहीं साबित होती है। और जल प्रदूषण की बात करें तो मछलियों के पीछे भी हम बड़ी बुरी तरह से पड़े हैं, नहा धोकर पड़े हैं सचमुच। पूरी जो जल है उसको हम प्रदूषित करते जा रहे हैं, और वो मछलियां भी कब तक, किस हद तक सफाई करेंगी, तो वो भी बेचारी अपने प्राणों को छोड़ देती हैं। जी, तो ये सारी चीजें तो हैं, आप सबको पता है, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन क्या इनको जीने का हक नहीं है? ये अगर हम सोचेंगे तो हम बहुत सारे चीजों पर गौर करेंगे। इनको जीने का हक है। दूसरा ये कि आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि क्या थे और जीव जंतु और कहाँ चले गए, तो कहीं ये कहना पड़ेगा कि हम जिम्मेदार थे, तो फिर कैसा लगेगा आपको? तो जो अक्सर हम बात करते हैं, सरकार क्या कर रही है, शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, तो ये बहुत सारे अधिनियम बने हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में, जो खतरे में आने वाली और दुर्लभ प्रजातियों के किसी भी प्रकार के व्यापार को रोकता है। लेकिन क्या हर वक्त हर कोने में जाकर सरकार कैसे देखेगी? ये हमें जवाब देना होगा और हमें सोचना होगा। 2010 में बाघों की जो गणना थी, भारत में केवल 1700 बाघ बचे थे, और इस पर हालांकि सरकार ने और हम सब ने बड़ा अच्छा काम किया कि 2015 में 2226 बाघ हो चुके थे, और अब और संख्या और बढ़ चुकी है। हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे अभयारण्य बनाए गए, बहुत सारे उनके संरक्षण की बात की गई, फिर विश्व हमारे देश का बाघ दिवस मनाया जाता है जो जागरूकता फैलाता है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं की जाती हैं इस जन जागरूकता के लिए। तो मतलब ये है कि जो जितने भी सरकार ने कानून और जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सब सरकार की तरफ से बनाए गए कानून हैं, और हमारा कर्तव्य क्या बनता है रेणु जी कि हम उन वन्य प्राणियों पर अपना प्रेम, अपनी दया दिखाते रहें। कई बार ये देखने में आता है कि शहर के अंदर कोई वन्य जीव दिखाई दिया और लोग बड़ी उसकी तस्वीरें लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो शहर में नहीं आया। हम उसके घर में चले गए हैं, अतिक्रमण हमने किया है। इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहते हैं कि बहुत सारी तरह से तस्करी होती है। कहीं आपको अगर पता लगता है कुछ गलत हो रहा है तो आप इसमें थोड़े हिस्सेदार बनिए और जागरूक होइए और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को बताइए, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि अपने और प्राणियों को हमें खुद बचाना है, और अगर हम प्राणियों को नहीं बचाएंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। ये कटु सत्य है और इसे हमें मान लेना चाहिए। बिल्कुल। तो रेणु जी, आज आपके साथ में सखी सहेली हमने किया, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से हमें सुना, उसके लिए हम श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम से, सखी सहेली से हम विदा लेते हैं।
सभी श्रोताओं को विधि प्रवीण जैन और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली